सो गुड आफ्टरनून। बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले मैं बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कैसे होता है, आता कैसे है सिस्टम के अंदर, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो सपोज आपने जैसे ही पावर ऑन करा अपने सिस्टम का, सो पावर जैसे ही आप ऑन करेंगे, पावर ऑन होते ही बायोस के अंदर जाती है चीज़ें। बायोस पहला प्रोग्राम होता है किसी भी मतलब कंप्यूटर का। अब बायोस के ऊपर कल भी मैंने बताया था कि कर्नल से बायोस कैसे कनेक्टेड रहता है, ये सारी चीज़ें। सो अब आज हम बायोस थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बायोस एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है। सो बायोस आपका जो काम करता है बेसिकली, पहले तो बायोस सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी फाइल्स आपकी चेक होती है रिलेटेड टू सिस्टम्स, आपकी फाइल्स सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। बायोस के बाद एक सबसे कमाल की चीज़ आती है पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर सेल फोन टेस्ट, जो कि ये बेसिकली आपका टेस्ट करता है, हार्डवेयर चेक करता है आपके कि हार्डवेयर कनेक्ट है कि नहीं, कीबोर्ड माउस वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, या इसके अलावा आपका पेन ड्राइव तक सिंगल अटैच भी होगा वो सब भी चेक करेगा। कई बार मतलब कहते थे ना, अगर पेन ड्राइव अगर अटैच रह गया तो आपका सिस्टम ही ऑन नहीं हो रहा। सो वो बायोस के ऊपर होता था डिपेंडेंसी। और पोस्ट के बाद ये जाता है सीधा आपके ओएस सिस्टम के अंदर। अब ओएस सिस्टम के अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे एक सीमोस होता है और एक एमबीआर होता है। सो सीमोस जो होता है आपका कॉमनली मेटल ऑक्साइड होता है, सेमीकंडक्टर होता है। और एमबीआर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। सो अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि एमबीआर क्या होता है, सीमोस क्या होता है। इसके अलावा जब ओएस से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे आएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। अब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस आपके जो होते हैं, इसके अंदर आपकी जितनी भी ड्राइवर क्लासेस हैं, जैसे पुराने ज़माने में याद हो तो ऑडियो के लिए हम रियल टेक का डालते थे ऑडियो ड्राइवर। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जितने भी ड्राइवर्स होते थे, हर एक हार्डवेयर, इवन आप वेब कैमरा भी लाते थे तो उसका एक हमें ड्राइवर क्लास उसकी डालनी पड़ती थी, इसलिए सीडी आती थी। और जब सिस्टम क्लास से ये ऊपर जाएगा तब आएगा आपका सिस्टम यूटिलिटीज पे। सिस्टम यूटिलिटीज जैसे आपकी कहूँ तो एंटीवायरस हो गया आपका, ठीक है, वॉल्यूम चेक करके एक होता है। जैसे सपोज आप बहुत ही तेज लाउड म्यूजिक सुन रहे थे और अचानक से मतलब सिस्टम तो कंट्रोल करेगा ना बेसिकली। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि आपने 100 पे वॉल्यूम कर रखा है और अचानक से कर रहा हो, एक मेंटेन वॉल्यूम रखता है। अब आज की डेट में रखता है कि नहीं ये तो चेक कर लेना, लेकिन उस जमाने में रखता था। और इसके अलावा एंटीवायरस, ये सब सिस्टम रन होने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं एक्टिव करना फंक्शनलिटीज के अंदर, क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम्स हैं ये सारे। ठीक है। और इसके बाद जस्ट लास्ट आता है आपका यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट, ये सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है। सो ये एक पूरी फंक्शनलिटीज होती है इसके ऊपर। अब जैसे मैं सपोज आपको बताता हूँ कि ये तो आपने बायोस का पढ़ लिया। ठीक है। अब ये बायोस जो है, बायोस के नीचे भी अगर आप जाओगे तो आपका ये आता है लोडिंग ऑफ ओएस, मैंने बताया था ओएस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो होता है ये रैम के साथ कनेक्ट होता है, और रैम के साइड में होता है आपका डिस्क होती है। सो डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम से रैम। लेकिन अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि एक्चुअल में एमपीआर क्या होता है। सो लेट मी वाइप इट आउट। या सो अब एमबीआर के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग कि ओएस सिस्टम के अंदर एमबीआर क्या होता है। ठीक है। तो इसका मैंने पहले बताया था एमबीआर का कि मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। और मास्टर बूट रिकॉर्ड के बाद इसका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है ओएस का, ये पहली चीज है जो कि रन हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपका जैसे हार्ड डिस्क है यहाँ पे, तो जो इसका पहला सेक्टर है ये वाला सेक्टर, इसको एमबीआर कहते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन कहाँ पे होगी, जो कि एक अपने आप में है। ये बायोस के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट लिखी होती है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि बायोस कंटेन द फाइल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एमबीआर। तो ये एक्चुअली आपको एक लोकेशन देता है कि एमबीआर कैसे होगा। अब लेकिन एमबीआर का भी एक बहुत कमाल की चीज़ है। अब जैसे बायोस से एमबीआर जाते हैं, ठीक है, एमबीआर से ये एक्टिवेशन पार्टीशन पे जाता है, एक्टिवेशन पार्टीशन से बूट लोडर पे जाता है, और उसके बाद आपका ओएस पे जाता है। अगर आपको वो पिछली वाली अगर याद हो तो एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बायोस के बाद पोस्ट, पोस्ट के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचने से पहले और पोस्ट के बाद तो पोस्ट, फिर एमबीआर, फिर उसके बाद एक्टिवेशन, फिर बूट लोडर, फिर ओएस आपका रन करता है। और इसके बाद एमबीआर के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं। एमबीआर के अंदर ये 3 पार्ट के अंदर फर्दर डिवाइड है। एक तो एमबीआर का खुद का एक पार्ट्स, ठीक है, जो कि ये बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर कितने पार्टीशन पे है। जनरली ये 446 बाइट्स का होता है।
इसके अलावा इसमें डीपीटी होती है। डीपीटी आपकी डिस्क पार्टीशन टेबल होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली 64 बाइट्स की होती है, यही एलोकेशन वगैरह करती है। ठीक है, आप चाहो तो इसे एक्सटेंड कर सकते हो। ये जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे होते हो तब आप डिसाइड कर सकते हो एमपीआर ड्राइव बनेगी, जीपीटी बनेगी, उसमें कितनी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जो कि एक एक्ट करता है कि आपका सिग्नेचर वैल्यू क्या है। सिग्नेचर वैल्यू मतलब कहाँ पे जाके आपकी क्लोज हो रही है। सो इसके अंदर बेसिकली बस इतना ही होता है एमबीआर के ऊपर, मेरा यही था। और लास्ट में जो बताना है कि बूटिंग दो टाइप की होती है। पहली बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग, जिसे आप लोग हार्ड बूटिंग भी बोलते हो। इसके अंदर सिस्टम एकदम फ्रेश है, आपको बस ऑन करना है। ठीक है, जो कि आप सिंपली नॉर्मली ऑन करते हो, उसी को हार्ड बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग, हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बिकॉज जब आप सिस्टम ऑन कर रहे हो तो ऐसा फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है और फिर आपकी सारी एग्जीक्यूशन हो रही है। वो जितना बताया बायोस का कोड चल रहा है, पोस्ट का कोड चल रहा है, ओएस चल रहा है, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी करती है फाइल्स। और इसके अलावा होता है आपका सॉफ्ट बूटिंग। ठीक है, और या फिर आप वार्म बूटिंग कह सकते हो। तो ये होता है जैसे रिबूट सिस्टम कर दिया, तो अब रिबूट सिस्टम में सारी फाइल्स थोड़ी मतलब डेड हो जाएंगी, कुछ तो चल रही होती है, रैम तो टेम्पररी मेमोरी स्टोर करता है। लेकिन अब जो कुछ चीजें होती है ना, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। अ, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आपने पावर है, पावर के बाद आप गए बायोस के अंदर, और बायोस के बाद आप लोडिंग ओएस कर रहे हो, ठीक है, और रैम और इसके अलावा डिस्क, तो इस इंस्ट्रक्शन को आप वायलेट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें क्योंकि रोम में होती है, इसीलिए देखा होगा रोम को हम लोग कहते हैं परमानेंट मेमोरीज कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप छेड़ने लग गए तो आप सिंपल से आप बात बताओ, आप सिस्टम ऑन कर रहे हो और कह रहे हो कि यार कीबोर्ड तू पहले ऑन हो जाए या कोई और ऑन हो जाए, तो मतलब किस तरह के लॉजिक बनेगा, मतलब फिर आप खुद ही आप सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। सो ये था इस लेक्चर 3 के अंदर। और इसके अब आगे हम लोग जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एक एक करके मैं बताता हूँ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली क्या करता था, ये यूजर से जॉब्स लेता था सारी, और उसके बाद जो सिमिलर टाइप के जो जॉब्स होते थे उनको एक बैचेस के अंदर कर देता था और कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर कर देता था। उसके बाद वो फिर चीज़ें बनाता था। इसके एग्जांपल्स अगर कहूँ तो पेरोल, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, वो सब एक ही टाइप का काम करती हैं। इसके अंदर बस यही होता था कि मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम, और इसके बाद आइडियल टाइम होता था। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती थी, ये आ जाती थी कि स्टारवेशन की। ठीक है, स्टारवेशन की एक सबसे बड़ी इसके अंदर प्रॉब्लम थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप J1 जिससे लेके JN तक डाल रहे हो और सपोज J5 का आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको लगने में टाइम लग रहा है, तो आप खुद सोचो कि आप J6 पे कब जाओगे। तो अब स्टारवेशन यही कहता है कि यार मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा मत रहा हूँ, लेकिन मुझे आ नहीं रहा, आएगा खाना लेकिन कब आएगा मुझे नहीं पता। इसकी वजह से स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी और मेहनत करी, मतलब साइंटिस्टों ने। उसके बाद फिर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि यार सपोज अगर कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस जाने लग गया तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आ जाता हूँ उसकी जगह। ठीक है, आप क्यों टाइम को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें यही हुआ कि हमेशा सीपीयू को बिजी रखा गया। जैसे सपोज J1 चल रहा है, J2 चल रहा है, J3 चल रहा है, अब सपोज इसने कहा कि यार मुझे तो प्रिंट करना है या कुछ भी, मुझे कीबोर्ड से कमांड लेनी है, जैसे आता है ना कि प्रिंट एन टू प्रेस वाई और समथिंग टू यस और समथिंग, तो जब तक ये वाई नहीं कर रहा तब तक मैं क्यों प्रोसेस को रोक के रखूं। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा सीधे J4 पे शिफ्ट कर जाऊंगा, और सपोज इसने वाई कर दिया तो मैं वापस J5 या जो भी प्रोसेस चल रही होगी उस पर वापस आ जाऊंगा कंटिन्यू करके। इसमें यही करा कि वेरियस जॉब्स इन सिंगल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली चला दी। थ्रूपुट देखो बेसिकली होता है कि पर यूनिट टाइम आपने कैसे ऑप्टिमाइज करा है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा बस यही था कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप खुद सोचो कि बार बार जॉब की शिफ्टिंग हो रही है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लग रहा है इसके अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जनरल सी बात है, जब ज़्यादा लगता है तो हमारे प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसके अंदर। ठीक है, और नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं तो फिर लॉन्ग जॉब्स को मतलब वेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा जॉब्स होते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने बचने के लिए इसके अंदर शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट वगैरह शुरू करेंगे। फर्दर आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि एफआरएस क्या होता है, शेड्यूलिंग कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद इसी के थोड़ा सा एक्सटेंडेड ये है कि मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग अचीव हो चुकी थी। जनरली मल्टी प्रोसेसिंग ये सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसिंग अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आगे जो प्रोसेस होते हैं, हम प्रोसेस को भी टुकड़ों में काट देते थे। ठीक है, और वो आपस में शेयर कर पाए। इससे मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव चीज़ें बन गई थी मल्टी प्रोसेसिंग की। सो लेकिन बस इसकी प्रॉब्लम यही होती थी कि अगर एक प्रोसेस फेल कर गया तो फिर हमारी मतलब बाकी सारी एंटायर प्रोसेस पे फर्क पड़ जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी।
लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इसको भी लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप इन सब की शेयरिंग कैसे कर रहे हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके सेकंड लास्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नेटवर्क भी बोलो, डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोलो, ये होता था सिस्टम जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता था लेकिन उसको शेयर सब करते थे। ठीक है, इसके अंदर एडवांटेज तो बहुत सारे थे। जैसे इस पे अगर सपोज़ आपका एक सीपीयू भी फ़ेल करा तो दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये सारे थे, कंप्यूटेशन बहुत हार्ड हो जा मतलब आसान हो जाता था हमारा, क्योंकि फ़ास्ट होता था, क्योंकि हँसी स्टैंड ऑन पे चल रहे हैं और हमारा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वगैरह। और एम्बेड करना आसान होता था, ठीक है? और डिले प्रोसेसिंग डिले नहीं हो पाती थी। इसने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, इसने मारी, ठीक है, तो हमें पता है कि हाँ, किसने रिक्वेस्ट मारी है, तो उसी जॉब ऑर्डर पे हम लोग सीक्वेंसिंग कर देते थे, तो ये आसान होता था। लेकिन सपोज़ इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये है, डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्टार वगैरह किसी में भी आप देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा यही है कि अगर एक चीज़ फेल हुई, जो मेन चीज़ फेल हो गई, तो एंटायर सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा आपका और पूरा कम्युनिकेशन ब्रीच हो जाएगा फिर, और एक्सपेंसिव बहुत पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें। वाले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि जो चीज़ें रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट हो सके, जो एप्लीकेशन आपके रियल टाइम पे प्रोसेस हो सके, उसी को हम लोग कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली इसके अंदर दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो हार्ड रियल टाइम होता है, एक सॉफ्ट रियल टाइम होता है। हार्ड रियल टाइम के अंदर नाम से ही समझ आ रहा है कि जहाँ पे टाइम आपका बहुत ही फिक्स्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप स्लाइटली डिले भी आपके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन सकती है। वो चीज़ जैसे फ्लाइट्स के हो गए कि रनवे कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ठीक है, किसको कहाँ जाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस शटल हो गई, यहाँ पे आप डिले करने का सोच भी नहीं सकते, वरना मतलब कितनी लाइफ आपकी बर्बाद हो सकती है। वो चीज़ें इसमें डिपेंड करती है, मतलब किसी के लाइफ का सवाल है। और उसके बाद आती है सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम बेसिकली है कि जैसे स्ट्रीम कर रहे हो आप, तो अगर सपोज 2-3 सेकंड आपका लेट भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, आपकी लाइफ का तो सवाल है नहीं। ठीक है, सो ये मैनेजेबल होता है, ठीक है, टाइम, लेकिन हार्ड रियल टाइम के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इसलिए इसके सबसे बड़े फायदे यही है कि यूटिलाइजेशन होता है मैक्सिमम रिसोर्सेज का। जो आप सीपीयू का जो मैक्सिमम एलोकेशन और जो रिसोर्सेज यूज है, वो सब आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा ऑलमोस्ट एरर फ्री होता है ये। और उसके बाद लेकिन बस उसको यही है कि लिखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको हर समय मतलब आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आपका चलना ही चाहिए हर एक सेकंड। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है, एल्गोरिथम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही तेज़ी तेज़ी से सारा काम कराना होता है। लिमिटेड टास्क कर सकते हो आप, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है कि अब सपोज यार आप वीडियो स्ट्रीम करा रहे हो तो उसके अंदर आप क्या ही ऐड कर लोगे, एक्सटेंशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। और उससे भी ज़्यादा ये बहुत हैवी रिसोर्स खाता है किसी भी सिस्टम का, मतलब आप सपोज़ करो पूरा ही खा जाएगा। ठीक है, सो ये था मेरा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लेक्चर। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।